नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर्स का एक यूनिट फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो आइए शुरू करते हैं कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड जब हो उस समय एक फार्मासिस्ट को किस तरह की एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। इस टॉपिक को समझने से पहले एक वर्ड है ये ट्रेड, इस ट्रेड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और एक वर्ड है जॉब, उस जॉब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सी एथिकल प्रैक्टिस हम जॉब के समय अडॉप्ट करेंगे और कौन सी एथिकल प्रैक्टिस हम ट्रेड के समय अडॉप्ट करेंगे। जब हम ट्रेड वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स और बायर और बायर एंड कंज्यूमर। मीन्स कि जब बायर और कंज्यूमर के बीच में किसी भी मटेरियल का, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, उनका सेल हो रहा हो या उनकी बाइंग हो रही हो, तब हम कहेंगे इट इज़ ए ट्रेड। या इस तरह से बायर्स और बायर्स के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, हम कहेंगे इट इज़ ट्रेड। या मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ ट्रेड। दूसरा वर्ड है जॉब। यदि हमें जॉब को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जॉब एक पीस ऑफ वर्क है, एक टास्क है जो किसी पर्सन के द्वारा परफॉर्म की जा रही है और उस परफॉर्मेंस के एवज में उस पर्सन को कुछ सैलरी या कुछ रिम्यूनरेशन दी जा रही है, तब हम उसे कहते हैं जॉब। तो जब कोई पर्सन कोई फार्मासिस्ट एक फार्मेसी में एज ए फार्मासिस्ट वो जॉब कर रहा है तो उसे किस एथिकल वैल्यू को फॉलो करना है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं, पिछले क्लास में उसे स्टडी कर लिए थे। आज जो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे वो हमारा है दैट इज़ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। यहाँ पे एक वर्ड है एथिक्स। जब भी हम वर्ड एथिक्स यूज़ करते हैं इस बात का ध्यान रखना होता है कि एथिक्स एक कंपैरेटिव वर्ड है, ये 100% एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो एथिक्स के पैरामीटर्स हैं वो चेंज होती रहती हैं समय समय के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, रिलीजन से, रीजन से, स्टेट में, कंट्री में। मीन्स हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग एथिक्स होंगी, हर एक रिलीजन की अपनी एक अलग अलग एथिक्स होंगी, हर एक सोसाइटी की अपनी अलग अलग एथिक्स होंगी, हर एक रीजन्स की अपनी एक अलग अलग एथिक्स होंगी। मतलब कि एथिक्स एब्सोल्यूट नहीं है, यह एक रिलेटिव टर्म है जो समय और स्थान के अनुसार ये एथिकल वैल्यू चेंज होती रहती हैं। अब ये जो एथिक्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, उसमें बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एक टाइम में एथिकल थी या अनएथिकल थी, लेकिन आज की डेट में उसे हम लोगों ने एथिकल अडॉप्ट कर लिया है। तो हम लोग उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे कि कौन सा पीसीआई के द्वारा एथिकल डिक्लेयर किया गया और कौन सा आज की डेट में वो एथिकल है। मीन्स हो सकता है कि पीसीआई ने जो वर्क या जो परफॉर्मेंस अनएथिकल डिक्लेयर कर दिया था, आज के संदर्भ में, आज की डेट में वही चीज़ें, वही परफॉर्मेंस एथिकल के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या एथिक्स एस्टेब्लिश की है रिगार्डिंग फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं, दैट इज़ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, तो वहाँ पे क्या होगा कि कौन कौन सी चीज़ें, ये हमें मालूम हो गया कि ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी गुड्स का एक्सचेंज या किसी भी सर्विसेज का एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है। मीन्स एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन वो जो एक्सचेंज है बायर टू बायर हो सकता है,
मैन्युफैक्चरर टू बायर हो सकता है एंड बायर टू कस्टमर या पेशेंट भी हो सकता है। तो जब भी हम फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड के बारे में एथिकल वैल्यू देखते हैं तो हम कुछ 4 या 5 पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइस स्ट्रक्चर, कि जो ड्रग होगा उस ड्रग की क्या प्राइस रखी जाएगी। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि जब हम किसी भी प्रैक्टिस को, किसी भी सर्विसेज को, किसी भी गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं उस समय हमारी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ड्रग हम परचेज कर रहे हैं, वो ड्रग कहाँ से परचेज करेंगे, क्या एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। ड्रग्स की हम हॉकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, और ड्रग के जिम्मे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या एथिक्स हमें फॉलो करना है, इनके बारे में हम जानेंगे। मतलब क्या हुआ कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड में 5 सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। वो हमारा है प्राइस स्ट्रक्चर, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ड्रग परचेज, ड्रग्स हॉकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द प्राइस स्ट्रक्चर। अब कोई भी कमोडिटी हो या कोई भी गुड्स हो, जिस गुड्स का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस गुड्स का हम लोग सेल कर रहे हैं या जिस गुड्स का हम लोग बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उस गुड्स का अपना एक प्राइस स्ट्रक्चर हम फिक्स करेंगे। जब हम प्राइस स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे, किसी भी ड्रग का प्राइस हम फिक्स करेंगे, उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट हो वो एक फेयर कॉस्ट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि जो हम ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं उस ड्रग की क्या क्वालिटी है और उस ड्रग की क्या क्वांटिटी है। मीन्स कि जो ड्रग की क्वालिटी है और ड्रग की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करेगी कि ड्रग का क्या प्राइस होना चाहिए। इसके अलावा, क्वालिटी और क्वांटिटी के अलावा, हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब हम इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में हमारी कितनी लेबर इन्वॉल्व हुई, कितना हमारा स्किल यूटिलाइज हुआ, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक रिम्यूनरेशन भी फिक्स करेंगे। मीन्स जो भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके ऊपर अपना एक एडिशनल कॉस्ट भी रखेंगे, और वो किस बात का डिसाइड होगा वो एडिशनल कॉस्ट है, दैट इज़ द लेबर इन्वॉल्व, स्किल यूटिलाइज एंड टाइम कंज्यूम्ड। अब जो ड्रग हमने मैन्युफैक्चर किया या जो ड्रग हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस ड्रग के ट्रेडिंग में जो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व है उस फार्मासिस्ट को भी कुछ रेम्यूनरेशन मिलनी है। मीन जो हम ट्रेडिंग प्रैक्टिस करेंगे उस ट्रेडिंग में हमें भी कुछ फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे प्राइस कंट्रोल या प्राइस को डिसाइड करते समय कि हमारी जो फार्मासिस्ट है उस फार्मासिस्ट को क्या रेम्यूनरेशन दी जाएगी। अब फार्मासिस्ट को क्या रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फार्मासिस्ट के पास कितना नॉलेज है, उसके पास कैसा स्किल है, उसका कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ड्रग की एक फेयर प्राइस फिक्स करेंगे। अब एक ड्रग एक ऐसी कमोडिटी है कि हम उसका जितना भी कॉस्ट फिक्स कर दें पेशेंट उस ड्रग को परचेज करेंगे, लेकिन हमें इस एथिक्स को फॉलो करना है कि जब भी हम कॉस्ट फिक्स कर रहे हो किसी भी ड्रग का तो वो कॉस्ट टैक्सिंग ना हो। टैक्सिंग मतलब कि पेशेंट को अननेसेसरी हम उसके ऊपर फाइनेंशियल पनिशमेंट इम्पोज ना कर रहे हो। मीन्स जो हमारी जो फेयर रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, हमारी जो फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, सिर्फ वही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हम उस ड्रग के ट्रेडिंग से गेन करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्टडी किया कि ड्रग का जो प्राइस होगा उस प्राइस को फिक्स करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है दैट इज़ द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि हम जब ड्रग सेल कर रहे हैं, ड्रग हम परचेज कर रहे हैं, उस समय बहुत से पर्सन्स ऐसे होंगे जिनसे हमारी कंपटीशन होगी। मीन्स कि वही ट्रेडिंग एक फार्मासिस्ट कर रहा है और सेम ट्रेडिंग कोई दूसरा फार्मासिस्ट भी कर रहा होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन को एडॉप्ट नहीं करेंगे। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि गला
काट कंपटीशन। गला काट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि हम अपना नुकसान करके किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। मीन्स हम जानबूझकर अपने ड्रग के प्राइस को इतना कम कर दें ताकि जो बगल वाली जो फार्मेसी है या जो दूसरे फार्मासिस्ट हैं वो हमसे कम्पीट नहीं कर पाए और जो कस्टमर, उनके कस्टमर या उनके जो पेशेंट हैं वो पेशेंट हमारे पास से आ जाए। मीन्स किसी भी कंडीशन में हम कट थ्रोट कंपटीशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम कभी भी किसी भी गिफ्ट्स या किसी भी प्राइज या किसी तरह के किसी भी स्कीम को अनाउंस नहीं करेंगे कि उस गिफ्ट को या उस प्राइज को या उस फ्री सैंपल को देख करके जो पेशेंट हो दूसरे फार्मेसी को छोड़कर हमारे फार्मेसी में ड्रग को परचेज करने आए। मीन्स किसी तरह का कोई भी ऑफर एक फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा फॉर द सेल या फॉर द परचेज ऑफ द ड्रग या ड्रग कमोडिटीज। हम उस ड्रग का प्राइस बहुत लो नहीं रखेंगे। इसके अलावा हम इस बात का ध्यान रखना है कि सपोज करें कि किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक प्रेस्क्रिप्शंस को लिखा और किसी पार्टिकुलर फार्मेसी के लिए लिखा गया कि उसी फार्मेसी से ये मेडिसिन अवेलेबल होनी है और वो प्रेस्क्रिप्शन गलती से हमारे पास आ जा रही हैं, तो हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करेंगे कि इस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर आप फलां फार्मेसी में जाइए, आपकी मेडिसिन उस फार्मेसी में मिल जाएंगी। मीन्स कि जब भी हम ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देयर शुड बी नो थ्रोट कट कंपटीशन, there should be no offers regarding gift, prize, free sample or any other scheme. There should not be a low price of the drug and prescription of the other pharmacies should not be entertained by the pharmacist. अब इसके अलावा इसी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हमें ये भी कहना है कि देयर शुड बी नो इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। सपोज करो कि एक फार्मेसी ने किसी एक लेवल को डेवलप किया तो हम उस लेवल को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना लेवल खुद डेवलप करेंगे। किसी भी फार्मेसी के ट्रेडमार्क का हम कॉपी नहीं करेंगे, किसी भी फार्मेसी के सिंबल का हम कॉपी नहीं करेंगे और किसी भी फार्मेसी के सिग्नेचर का भी हम कॉपी नहीं करेंगे। मीन्स कि किसी भी फार्मासिस्ट का लेवल, ट्रेडमार्क, सिंबल और सिग्नेचर का कॉपी हम नहीं करेंगे। हम अपना लेवल डेवलप करेंगे, अपना ट्रेडमार्क डेवलप करेंगे, अपना सिंबल डेवलप करेंगे और अपना सिग्नेचर भी डेवलप करेंगे। जिसे हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज द फेयर प्राइस और दूसरा हो गया फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब थर्ड पॉइंट आया, दैट इज द परचेज ऑफ ड्रग्स। मीन्स यदि हम ड्रग को सेल कर रहे हैं तो हमें क्या है कि हम उस ड्रग को कहीं ना कहीं से परचेज भी करेंगे। अब जब हम ड्रग को परचेज कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में हम स्प्यूरियस ड्रग या सब स्टैंडर्ड ड्रग को परचेज नहीं करेंगे। जब भी हम ड्रग परचेज करेंगे तो किसी जेन्युइन सप्लायर से, जो रिप्यूटेबल सप्लायर हैं, सिर्फ उन्हीं सप्लायर से हम ड्रग को परचेज करेंगे। मीन्स कि किसी भी कंडीशन में हम स्प्यूरियस ड्रग या सब स्टैंडर्ड ड्रग का यूज नहीं करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, फॉर पोजेशन ऑफ द ड्रग एंड फॉर द सेल ऑफ ड्रग। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लिया कि परचेज ऑफ ड्रग। जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज द हॉकिंग ऑफ ड्रग। हॉकिंग ऑफ ड्रग का मतलब क्या हो गया कि डोर टू डोर सर्विस, जैसे जनरल कमोडिटीज़ होती हैं उस कमोडिटीज़ का डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, या हॉकर्स होते हैं वो घर घर जाके अपने कमोडिटी को सेल करते हैं। लेकिन बीइंग ए फार्मासिस्ट, बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, बीइंग ए स्किल्ड पर्सन, किसी भी कंडीशन में हम डोर टू डोर ड्रग को सेल नहीं करेंगे। हम ऑन ड्रग की जो ऑर्डर हुआ टेलीफोनिकली हम रिसीव नहीं करेंगे। हम अपने फार्मेसी के अंदर सेल्फ सर्विस, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में एंटर करती हैं, वहाँ पे सेल्फ सर्विस प्रोवाइड होती है। मीन्स कि आपको जो सामान चाहिए आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब फार्मेसी की बात आती है तो हम वहाँ पे सेल्फ सर्विस जो फैसिलिटी होगा वो अपने फार्मेसी में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डोर टू डोर सेल हम क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, या सेल्फ सर्विसेज हम क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि पेशेंट के अंदर सेल्फ मेडिकेशन एनकरेजमेंट होगी। सेल्फ मेडिकेशन मीन्स कि जो पेशेंट होंगे विदाउट मेडिकल सुपरविजन, विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, खुद अपने डिजीज़ का जो मेडिसिन होगा वो डायरेक्ट परचेज करना शुरू कर देंगे, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द एनी अदर डिजीज़ और एनी साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा जो ड्रग होता है किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही दी जाती है। और यदि हमने डोर टू डोर सेल अलाउ कर दिया या हमने सेल्फ सर्विस अलाउ कर दिया, उस समय हो सकता है कि जो सेल्फ मेडिकेशन की प्रैक्टिस है वो पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने और डिस्कस कर लिया पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्रग को हम परचेज कहाँ से करेंगे। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्रग की हॉकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है हमारे इस फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड कि एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले। क्या होगा कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, वो अपने बिजनेस या अपने ट्रेड को एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन जब हम फार्मेसी की बारे में डिस्कस करते हैं तो उस फार्मेसी में जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे मीन्स कि जो भी हमारी जो प्रोपेगेंडा होगी, हमारी जो सेल स्ट्रेटजी होगी, वो एक सेल स्ट्रेटजी एथिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक लिमिटेड उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, और हम कभी भी इस एडवर्टाइजमेंट में अनएथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यदि हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है फार्मेसी की या किसी भी मेडिसिन की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस एडवर्टाइजमेंट के एक समय हमें किन किन एथिक्स को फॉलो करना है। क्या होगा कि जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसके लिए हम कोई ना कोई डिस्प्ले मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे या डिस्प्ले मटेरियल डेवलप करेंगे, और उस डिस्प्ले मटेरियल को अपने प्रेमाइसेस में लगा सकते हैं, प्रेस में इशू कर सकते हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेस पे लगाते हैं, या किसी भी मेडिसिन या किसी मेडिकल अप्लायंस के सेल के लिए हम इस डिस्प्ले मटेरियल को डेवलप करते हैं। अब जब हम इस डिस्प्ले मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं, जिसे अपने प्रेमाइसेस में हम लगाना चाह रहे हैं, या हम प्रेस में मीडिया में देना चाह रहे हैं, या हम मार्केट प्लेस में देना चाह रहे हैं, या कहीं भी हम उस चीज़ को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा डिस्प्ले मटेरियल हो वो अनडिग्निफाइड मटेरियल नहीं हो। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि वो पॉइंट्स किसी भी कंडीशन में हम उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे इन द एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले मटेरियल फॉर आवर फार्मेसी। सबसे पहला जो नहीं हमें इंक्लूड करना है दैट इज द एनी वार्निंग। एनी वार्निंग का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो डिस्प्ले मटेरियल हो उसमें कोई ऐसी वार्निंग ना हो, या कोई ऐसा डिज़ाइन ना हो, या कुछ इस तरह का उसका लुक ना हो जिससे किसी दूसरे फार्मेसी या किसी दूसरे फार्मासिस्ट या किसी दूसरे हॉस्पिटल का अनफेवरेबल कंडीशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कि हम उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपने आप को किसी दूसरे फार्मासिस्ट से या किसी दूसरे फार्मेसी से या किसी दूसरे हॉस्पिटल से सुपीरियर शो कर रहे हैं। तो इस तरह का किसी भी तरह का कोई वार्निंग या डिज़ाइन हमारे डिस्प्ले मटेरियल में नहीं इंक्लूड की जानी चाहिए। वहाँ पे हम किसी भी तरह का मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। मिसलीडिंग मतलब कि जैसे आप जनरल कमोडिटीज़ में देखते हैं कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट की जा रही है किसी एक प्रोडक्ट का कि उस प्रोडक्ट को आप खाएंगे और आप ओलंपिक जीत लेंगे, या इस प्रोडक्ट को खाएंगे और फलाना डिजीज आपका ठीक हो जाएगा। मीन्स इस तरह का जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो, या जो एग्जिगरेटेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा कर, जितनी उसकी थेरापेटिक वैल्यू है उससे हम ज़्यादा उसको थेरापेटिक वैल्यू शो कर रहे हैं। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हम कभी भी अपने डिस्प्ले मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे।
कभी भी हम वर्ड क्योर इंक्लूड नहीं करेंगे कि हम इस डिजीज़ के सिम्टम्स को ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मेसी में इस डिजीज़ के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। हम कभी भी शर्तिया इलाज के एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। मीन्स के हम कभी नहीं कहेंगे कि हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारे मेडिसिन को लेने से आपकी इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी इतनी अच्छी है कि ये चीज़ें क्योर हो जाएंगी। सपोज करें कि आज के डेट में कोरोना है, यदि हमने कोई मेडिसिन डेवलप ही कर लिया कि ये कोरोना है, तो किसी भी कंडीशन में बेशक वो मेडिसिन कोरोना को ठीक कर रहा हो, लेकिन हम क्योर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि इस ड्रग को लेने से कोरोना की सारी सिम्टम्स ठीक हो जाएंगी। मीन्स कोरोना हमने एक एग्जाम्पल दिया, किसी भी डिजीज़ का हो, कि हम ये वर्ड क्योर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि हमारे इस ड्रग को लेने से इस डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। फिर हम ये भी क्लेम नहीं करेंगे कि शर्तिया इलाज मतलब कि यदि आपने हमारे इस ड्रग को लेने से आपका डिजीज़ ठीक नहीं हुआ तो हम आपको सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे, या किसी तरह का पब्लिक के अंदर एक डर बिठाना कि आप हमारी मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, कि अपील टू फियर हम उस डिस्प्ले मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। किसी भी तरह का प्राइज़ या कंपटीशन या इस तरह का कोई स्कीम हम अपने इस डिस्प्ले मटेरियल में नहीं डालेंगे कि हमारे फार्मेसी में दवाई परचेज करें तो आपको ये प्राइज़ मिलेगी, या ये कंपटीशन है, या इस तरह के हमारे यहाँ स्कीमें चल रही हैं। फिर उस डिस्प्ले मटेरियल में इस बात का ध्यान रखना है कि हम वर्ड, जब सपोज करके हमारा कोई एक प्रोडक्ट है तो हम उस प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो हम उसके प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर में डॉक्टर फला नहीं लिखेंगे, या नर्स नहीं लिखेंगे, या DR वर्ड नहीं लिखेंगे, या मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्ड नहीं लिखेंगे, या नर्स वर्ड नहीं लिखेंगे। मीन्स कि इस तरह का कोई भी रेफरेंस हमारा इस प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी डॉक्टर को भी रेफ़र नहीं करेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इस डॉक्टर के पास अवेलेबल है, या हमारा प्रोडक्ट इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है, या हमारा प्रोडक्ट इस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास है, या इस नर्स के पास है, कि इस तरह कोई भी रेफरेंस अपने हम डिस्प्ले मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल वीकनेस, कि पर्सन्स हैं वो सेक्सुअल वीकनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो हम इस बात का क्लेम नहीं करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट में कि हमारी मेडिसिन को लेने से आप सेक्सुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, या आपकी जो विरिलिटी है, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो लॉस हो गई है तो वो सेक्सुअल डिज़ायर आपका दोबारा रीगेन हो जाएगा। यदि आपकी प्री मैच्योर एजिंग हो रही है तो वो प्री मैच्योर एजिंग आपकी रुक जाएगी, या आपने सेक्सुअल कंप्लेन है, आपके किसी पर्सन को सेक्सुअल कंप्लेन है और वो शर्म से अपनी सेक्सुअल कंप्लेन को नहीं डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, तो हम ये एडवर्टाइजमेंट करके नहीं कहेंगे कि आपको यदि सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आप हमारे पास आएँ और आपके हम सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। मीन्स कि सेक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने डिस्प्ले मटेरियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो हमारे डिस्प्ले मटेरियल होगा, उस डिस्प्ले मटेरियल इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का कोई लस्टफुल आइटम ना हो, या किसी भी तरह का ऑब्सीन वहाँ पे या वल्गर सीन ना हो, या कोई इनडिसेंट वर्डिंग ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोरल वेलफेयर ऑफ द नेशन। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट या डिस्प्ले मटेरियल हम अपने प्रेमाइसेस में या कहीं भी उसको हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशंस हो या कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लायंस हो, इसको हम लोग एग्जिबिट नहीं करेंगे। यदि सपोज करें कि वहाँ पे वो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउ की गई है अंडर द फैमिली प्लानिंग स्कीम, उस कंडीशन में हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अपने डिस्प्ले मटेरियल में या अपने फार्मेसी में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड है, वो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड को क्या क्या एथिक्स फॉलो करना है। इसमें हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हो जो आपको महसूस हो रहा हो कि सोसाइटी में आज की डेट में ऐसी चीज़ें नहीं फॉलो की जा रही हैं, मे बी वो फॉलो नहीं की जा रही होंगी, लेकिन हमें बीइंग ए फार्मासिस्ट हमें इसी एथिकल प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना चाहिए।
हम लास्ट में इस चीज़ को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जो हम लोगों ने आज स्टडी किया उसमें क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड है, इसके अंदर जो पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है वो पॉइंट्स हमारी हैं, दैट इज़ द प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, परचेज ऑफ ड्रग, हॉकिंग ऑफ ड्रग एंड एडवर्टाइजमेंट। प्राइस स्ट्रक्चर मीन्स कि हमें ऐसा प्राइस नहीं रखनी है ड्रग का जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए और पेशेंट उसे फाइनेंशियली बियर न करे या हम पेशेंट को फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट कर रहे हो। मीन्स किसी भी कंडीशन में हम पेशेंट को फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है दैट इज़ द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है मीन्स कि जो हमारी जो दूसरे फार्मेसी से कंपटीशन है, दूसरे फार्मासिस्ट से कंपटीशन है, उसमें अपने डेकोरम, अपने लेवल, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन रखेंगे। कभी भी कट थ्रोट कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कभी किसी तरह का कोई स्कीम अलाउ नहीं करेंगे, किसी तरह का गिफ्ट या किसी तरह का भी हम पेशेंट को अट्रैक्ट करने का स्कीम को अलाउ नहीं करेंगे। जो भी ड्रग हम परचेज कर रहे होंगे वो ड्रग जो होगी हमेशा हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग होनी चाहिए और किसी न किसी रिपोर्टेड या जेन्युइन सप्लायर से ही हम उस ड्रग को परचेज करेंगे। फिर हमारी हुआ कि जो हम ड्रग का जो हॉकिंग है कि डोर टू डोर सर्विस या सेल्फ सर्विस में फार्मेसी के अंदर सेल्फ सर्विस हम अलाउ नहीं करेंगे। और लास्ट हमारी है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लंबा लेंदी है ये। एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो डिस्प्ले मटेरियल होगी वो अनडिग्निफाइड नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई एग्जिगरेटेड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, वर्ड क्योर अपने एडवर्टाइजमेंट हम यूज नहीं करेंगे, थेराप्यूटिक एफिकेसी की हम कोई गारंटी नहीं देंगे, शर्तिया इलाज या रिफंड मनी का भी हम अपील नहीं करेंगे, लोगों को डराएंगे नहीं, जो प्राइज़ है या कोई कंपटीशन है इस तरह कोई स्कीम होगा हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम किसी भी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल को या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को या किसी नर्स को पेशेंट का हम रेफरेंस नहीं देंगे कि पेशेंट को नहीं रेफ़र करेंगे कि आप इनके पास जाओ, पेशेंट की अपनी मर्जी है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ। सेक्स रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट भी हम नहीं करेंगे, स्पेशली ये एडवर्टाइज करना कि हमारे ड्रग से सेक्सुअल वीकनेस खत्म हो जाएगी या जो आपकी लिबिडो है वो लिबिडो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या आपकी जो एजिंग है वो एजिंग रुक जाएगी या कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है और सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो पर्सन आसानी से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसी इस तरह कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आइटम्स हो या कॉन्ट्रासेप्टिव्स अप्लायंस हो उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे और यदि गवर्नमेंट के द्वारा उसे डिस्प्ले करने का अलाउ किया भी जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके ऊपर उसके प्रोडक्ट पर किसी भी तरह का कोई लस्टफुल सीन न हो, कोई ऑब्सीन न हो, कोई इनडिसेंट वर्डिंग न हो। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है फॉर द मोरल वेलफेयर ऑफ द नेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गई होंगी, सारी पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख सकते हैं। उस डाउट्स को मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर दूँ। और इसे आपने हमारे साथ इतने लंबे समय तक स्टे किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।